आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट सुरक्षा में होता है ट्रस्ट। जैसे इंदिरा गांधी जी का आप देखिए, उन्हीं की सुरक्षा प्रणाली से मिल करके ऐसा हुआ। आपने अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, मुलायम सिंह, अखिलेश सिंह, कल्याण सिंह, ये सब, इनमें से कौन सा ऐसा लीडर था जो आपको लगा कि इसकी प्रोटेक्शन कठिन है? अपने यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी है जो आपको लगा हो कि आज तो हो गया काम? एक समारोह था हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का, कि उनके ऊपर एक प्रकार से श्री प्रकाश शुक्ला मुख्यमंत्री को मारने की पूरी प्लानिंग करके बैठा था। प्रकाश सिंह बादल पे हमला हुआ, आतिक अहमद, ये इस टाइप के लोग, क्या आपका किसी के साथ सामना हुआ? जो हमारी पहली पोस्टिंग इलाहाबाद में थी, तो आपने एक बारी रिवॉल्वर लेके 5 स्टार होटल की सिक्योरिटी में लेके अंदर चल दिए, और इस चीज का 26/11 मुंबई अटैक्स कनेक्शन क्या है? इतने वीवीआईपी लोग आते हैं, इस होटल में रहते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, तो दिक्कत होगी। तो असल में 5 स्टार होटलों की सिक्योरिटी आप कह रहे हैं कि राम भरोसे ही है। आपके हाथों तिवारी जी कितने शिकार हुए हैं? कम से कम लोगों का तो तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सर, आपके आने पर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आपसे बात करने में इतना तो पता चला कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो हमारे समझ के बाहर है। आपने बताया कि आपने एक आईएसआई एजेंट को पकड़ा था लखनऊ से। आपने बताया कि आपने वो ओरिजिनल दंगे देखे हैं। आज की डेट में जो संभल में हो रही है, जो विवाद है, जो हिंदू और मुसलमान के बीच में एक अजीब सी अग्रेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट सी पैदा हो रही है देश में, जी सर। अब हमें अद्भुत लगती है, बट आपने तो वो ओरिजिनल दिन देखा है। 9 दिसंबर 1992, बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन, और वो एक ट्रिगर। उससे पहले आपने 1984 के एंटी सिख राइट्स देखे हैं। आपने देखा अपनी आंखों के सामने कि जब सड़कों पे कत्लेआम हो जाता है तो क्या होता है, क्योंकि सड़क जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो ऑब्वियसली कोई देखता नहीं है। आप लोगों ने देखा है। यस। मैं बहुत दिलचस्पी से जानना चाहता हूँ कि आपकी आंखों ने क्या देखा था जब आप थे वहाँ पे उस वक़्त 1992 के दंगों में। यू आर देयर। कैसा रहा था, क्या देखा था? उस समय मैं यूपी पुलिस से ही था जी। 1992 में। जी। और उस समय तो मानिए कि लगातार, आपके लिए तो कोई आम बात कुछ पता ही नहीं चलता है, उस समय लगातार हर कुछ समयों पर ये हिंदू मुस्लिम राइट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन ख़ास तौर से 6 दिसंबर 92 की बात है, और मैं वही ट्रेनिंग करके आया था। 91 में यंग था। कानपुर में एक गढ़ माना जाता है यूपी में हिंदू मुस्लिम राइट का, और लखनऊ में चौक, पुराना लखनऊ, इन दोनों जगहों में। लेकिन कानपुर में ये सोचिए कि जब भी ये दंगा ये हुआ उस समय तो नहीं संभाला जाता था। तो उस समय ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा दंगा संभालने में अगर सहयोग होता था तो उत्तर प्रदेश की पीएसी होती थी, एक अर्धसैनिक बल है उत्तर प्रदेश का, और वहाँ पर वो टुकड़ी लगाई जाती है। और लगातार उसमें अब आप देखिए ऐसी सिचुएशन आती थी कि हम लोग 7-7, 8-8 लोगों के बीच में लगातार गलियों में गश्त करते थे। कोई भी साथी अगर छूट गया तो उसको समझिए कि पीछे से वो लोग अपने दरवाज़ा खोल के खींच ले जाते थे। मेरे सामने से घटना हुई। मेरे एक साथी को पीछे से खींच ले गए, और उसका अंदर से उसको ख़त्म करके मार करके बाहर फेंक दिए। फिर और आलम बढ़ गया, फिर वहाँ पर पूरा एकदम फायरिंग का आदेश हो गया, लाठी चार्ज, आंसू गैस, पकड़ धकड़ बिल्कुल कस के चालू हो गया। फिर उस एरिया में कर्फ्यू लग गया। ऐसे कर्फ्यू, अब तो आज के ज़माने में कुछ नहीं, एक महीना लोग खाने के लिए तरस जाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे सिचुएशन संभलती थी, तब जा कर के कहीं पर जो है कर्फ्यू में ढील होता था कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, लोग राशन ले लें, लोग खाने पीने की चीज़ें ले लें, लोग पानी के तरस जाते थे, बिजलियाँ काट दी जाती थी, त्राह मच जाता था। गलतियाँ कुछ लोग करते थे लेकिन खामियाजा सबको भुगतना पड़ता था। इतना होता था कि पेट्रोल बम छतों से आ रहा है, अगर हेलमेट नहीं लगाए हैं तो पता चला ऊपर ही गिर गया। पेट्रोल बम, तुरंत सुतली बम बना के तुरंत, मतलब वो स्थिति कि शायद आज के ज़माने में कुछ नहीं है जो हम लोगों ने अपने शुरुआती दौर में देखा है। और लगातार सैकड़ों की तादाद में लोग गटर में जा रहे हैं, खून की एकदम नदियाँ जैसे बह रही हैं चारों तरफ, बिल्कुल एकदम। उस स्थिति को सामान्य लाने में कम से कम 2 से ढाई महीना हो जाता था। पूरा एरिया, पूरा शहर काफ़ी पीछे चला जाता था। आपने बताया कि इतनी डेड बॉडीज होती थी
कि उसको डिस्पोज करना पड़ता था ताकि और बवाल ना खड़ा हो जाए मीडिया में और लोगों के मन में जो भय है वो इतना ना बढ़ जाए कि दंगे और बढ़ जाए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उस समय जो है सोशल मीडिया भी इतना हाई नहीं थी। जी हाँ। ये 1992 की बात है। जी। तो सोशल मीडिया भी नहीं थी, तो फिर भी जो है प्रयास किया जाता था कि अगर इतना जो हुआ कत्लेआम, इसको कम छुपाया जाए, कम दिखाया जाए, जिससे पब्लिक में आक्रोश ना हो। क्योंकि उस समय देखा जाता था कि अगर एक शहर में जल्दी से बवाल को हमने कंट्रोल नहीं किया तो समझ जाइए कि नेक्स्ट अगले शहर में, अगले शहर में, अगले शहर में, फिर पूरे उत्तर प्रदेश में, फिर पूरे इंडिया में फैल जाता है। तो इसलिए उस समय पर जैसा सिचुएशन देखा जाता है कि इसको कम से कम दिखाया जाए, उसको कहीं से छुपा दिया जाए, कैसे किया जाए, कम से कम दिखाया जाए, जिससे जो हो गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आगे और इससे बढ़े ना। ये हम लोगों का एक मिशन होता है कि इस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करके वहीं पर प्रयास करें कि क्लोज कर दें। जैसे कि आपने बताया 7 लोगों की टोली है। जी सर। वो मॉब कंट्रोल में जा रही है, गलियों के बीच में से निकल रहा है। उसको लखनऊ के बिल्कुल पुराने और कानपुर के पुराने इलाकों में से जो है गलियां होती हैं। अब आपके सामने से मॉब आ रहा है, एक दंगाई आ रहे हैं बहुत सारे, और उनके पास हथियार भी हैं, उनको आपके पास पथराव भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कैसे 7 लोग कंट्रोल करेंगे एक 70 लोगों की मॉब को? उसको उस समय के क्या हमारी सिचुएशन कर रही है कि अगर लग रहा है कि हम पूरी तरह से अटैक में नहीं बच पाऊंगा, फायरिंग भी किया जा सकता है। वो जो मौके पे जो सिचुएशन होती है हमारा, क्योंकि हम लोगों का मकसद ये नहीं कि कोई वो हमारे दोस्त दुश्मन नहीं है, हम कोई देश विदेश से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारे देश के जवान हैं, ये हमारे देश के नागरिक हैं। हमारा मकसद उनको मारना नहीं है, हमारा मकसद है कि जो विद विद्रुत सम्मेलन कर रहे हैं, जो अनजाने में जो भी चीजें कर रहे हैं, उनको वहां से साइड करना, उनको समझा पुकार के साइड करना कि वो भी सेफ हो जाए, हम लोग भी सेफ हो जाए। लेकिन अगर उसमें सिचुएशन ऐसी बनती है कि हम लोगों के ऊपर अटैक आना है, अपने ऊपर आना है, तो मजबूरी में डू एंड डाई वाला भी फायर करना पड़ता है। हवाई फायर से काम चलना है तो हवाई फायर से काम चलाते हैं, आंसू गैस से चलना है तो उससे, अगर लाठी डंडे चार्ज से होता है तो लाठी डंडे चार्ज से, जैसा मौके पर हम लोगों को। जी। अगला क्वेश्चन मेरा तिवारी जी, इसके बाद आप आ गए वीआईपी सिक्योरिटी में, वीवीआईपी सिक्योरिटी में, और आपने मुख्यमंत्री के पद पे, बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री जितने भी रहे उत्तर प्रदेश के, उन सबको आपने सिक्योरिटी दी। आपने कल्याण सिंह, एनडी तिवारी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, इन सब के साथ काम किया है जी। आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट सुरक्षा में होता है ट्रस्ट, ना उसके वेपन, ना उसकी ट्रेनिंग, ना उसका ढील ढॉल, उस ऑफिसर का ट्रस्ट। आपने ये भी बताया कि बहुत सारे वीआईपी प्रेफर करते हैं कि जिस कमांडो के साथ उनकी एक अच्छी तालमेल है, जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, वो लंबे टाइम तक चले। क्या आपका किसी के साथ ऐसा रहा, किसी पॉलिटिशियन के साथ जो आपके साथ अटैच थे, जो आपको जानते थे पर्सनली, या आप उनको जानते थे और बहुत देर तक आपने उनके साथ सिक्योरिटी का काम किया? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इस कमांडो में, वीवीआईपी में ट्रस्ट, विश्वास, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो सुरक्षा प्रणाली में, मतलब वहीं से सेंध होने के बाद ही बड़े बड़े वीआईपी मारे गए हैं। ज़्यादातर यही निकल के आता है सामने से, कहीं कहीं से मुखबिरी हो जाती है, वही लोग साथ दे देते हैं। इंदिरा गांधी, तो हाँ, जैसे इंदिरा गांधी जी का आप देखिए, उन्हीं की सुरक्षा प्रणाली से मिल करके ऐसा हुआ। यूपी, खास तौर से यूपी कमांडोज में जो मैं रहा, तो कल्याण सिंह के साथ भी काफ़ी समय तक रहा, मुलायम सिंह के समय भी काफ़ी समय था। उस समय अखिलेश जी बहुत छोटे थे, जब हम लोग 94-95 में थे, तो हम लोग जब उनके साथ ड्यूटी जब करते थे तो आते के अंकल अंकल हाथ पकड़ लेते थे, जो आज है ना, उस समय। हाँ, आज अखिलेश हैं। उस समय से भी हम लोग ड्यूटी किए, क्योंकि 94 का पीरियड, 95 का पीरियड बहुत लंबा समय आज से है, क्योंकि आज 2024 की बात है। और ये क्लोज, क्योंकि जो कमांडोज हैं, अब बीच में कमांडो के 2 कैटेगरी दे दिए गए, एनएसजी दे दी गई और एक लोकल कमांडो, यूपी पुलिस कमांडो। मतलब दोनों ट्रेनिंग एनएसजी से ही है, लेकिन एक यूपी पुलिस से है और एक जो सीआरपी बीएसएफ के होते हैं वो एनएसजी से आते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है, जो वीआईपी है, वो अपने लोकल कमांडो पे करता है सारा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके 10 साल से जान रहा है। एनएसजी कमांडो साल, 2 साल, 2.5 साल के बाद बदल जाता है, फिर नया आ जाता है, लेकिन वो लगातार है। तो वो उनकी मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है, उनके
चाल ढाल क्या है, उनकी बातचीत क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार, आना जाना, कौन क्या है, सब कुछ वो वाकिफ हो जाते हैं। और जब वाकिफ हो जाते हैं तो ट्रस्ट कर जाते हैं। और सबसे ज्यादा क्योंकि बहुत ही किंतु कोई ऐसा केस होता है कि वीआईपी में काधा कोई ऐसा है, नहीं बहुत सारे वीआईपीओं का सुरक्षा चल रही है, कोई ऐसा केस बहुत कम आता है। इतनी सुरक्षा मुस्तैद होती है कि कोई का हमला करने का हिम्मत ही नहीं पड़ती है, इतना मुस्तैद होती है। जब भी कोई घटना कोई ऐसी होती है तो सिक्योरिटी लीक जब की जाती है तो उसी से होती है जी। बट उसकी इसके बावजूद तिवारी जी, एक तो हम जानते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला मुख्यमंत्री को मारने की पूरी प्लानिंग करके बैठा था, और आपने बताया मुझे कि मायावती के साथ भी कोई अटैक प्लान हुआ था जो बहुत ही मतलब होना ही था, आपको पता था कि अटैक आ रहा है और उनको बचाया गया। तो एग्जैक्टली कैसे होता है उस टाइम पर जब आप मौके पे होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन आती है, क्या होता है? कभी आपका आमना सामना हुआ है किसी ऐसे इंसान से जो अटैक करने वाला हो? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा अभी हाल ही में जो प्रकाश सिंह बादल पे हमला हुआ, और उसके वीडियोज़ हैं हर जगह, आप देखेंगे कि जो अटैकर है वो आता है, अपने यहाँ से बंदूक निकालता है और एक पुलिस का ऐसे ही आगे एकदम से उसको डाइवर्ट कर देता है, तो गोली ऊपर से निकल जाती है। बट अगर कोई वहाँ नहीं होता या कोई गलत टाइमली रिएक्ट नहीं करता, कुछ 1 या 2 सेकंड का ही मार्जिन है उसमें, तो गोली तो लग जानी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे मौके पे क्या रिएक्शन रहता है, कैसे रिस्पॉन्ड करा जाता है? क्या हमें पता चल जाता है पहले से कि कोई आ रहा है? क्या होता है? हम लोग जब भी कोई वीआईपी के साथ रहते हैं जी तो उसको पूरा कवर करके रखते हैं। हम लोगों की 6 लोगों की टुकड़ी होती है, जी सामने से, साइड से, पीछे से, चारों तरफ से कवर करके रखते हैं। और हम लोगों की ट्रेनिंग के दौरान ही बताया जाता है, सबका एरिया जो है निश्चित होता है कि फ्रंट लाइन के क्या एरिया होगा, कितने डिग्री पर इनका जिम्मेदारी है, राइट साइड में, बैक साइड में, बीच में, सबके एरिया निश्चित हो, अपनी अपनी एरिया की जिम्मेदारी। अब ये नहीं कि हम खड़े हैं तो हम चारों तरफ एरिया की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम पीछे भी देखना तब तक आगे से कोई आ जाए। सबका एरिया एक निश्चित होता है। मैं उनसे बात कर रहा था एक बारी, राज शेरन जी, वो भी एनएसजी में काफ़ी काम किया उन्होंने। उन्होंने बताया कि जो लीड होती है वो सबसे पीछे होती है। जी जी, ऐसा ही होता है। हाँ। और वो जो लीडर होता है पूरी की पूरी टोली का, सबसे पीछे चलता है और उसके आगे बाकी चलते हैं। जी जी। वीआईपी ड्यूटी में जैसे जी सबसे ज़्यादा कठिन टॉप सिचुएशन जो वीआईपी में होती हैं, जी हाँ। जब हमारे देश में या प्रदेश में जब चुनावी माहौल आता है, उस समय हम लोगों के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि नॉर्मल में तो सबके शेड्यूल बने होते हैं कि पूरे हफ्ते आज विधानसभा जाएंगे, आज वीआईपी वहाँ जाएगा, या गवर्नर हाउस के साथ कर रहे हैं तो गवर्नर, सबके प्रोग्राम लगभग वीकली फिक्स होते हैं। समय से हमको उनको सुरक्षित अपनी गाड़ियों में, 3 गाड़ी आगे पीछे से, अपना गाड़ियों से भी कवर करते हैं, अंदर भी कवर करते हैं, जब पैदल चलते हैं उसको भी कवर करके सिस्टमेटिक हम लोग चलते हैं सुरक्षित पहुंचाने के लिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टॉप जो सिचुएशन हम लोगों के सामने आती है इलेक्शन के समय में, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तिवारी जी, आपने बताया कि चुनाव के टाइम पे वीआईपी सिक्योरिटी सबसे मुश्किल होती है। जी सर। और कठिन ऑब्वियसली इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे क्राउड्स में लीडर्स जाते हैं, वीआईपी जाते हैं। और क्या आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी है जो आपको लगा हो कि आज तो हो गया काम? एक समारोह था हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का। जी हाँ। जिस समारोह में कि उनके ऊपर एक प्रकार से अट्रैक ही ये था कि मतलब एक ज़्यादा से भीड़ अदर पार्टी की, मतलब उनको पकड़ने के लिए या अपनी तरफ टेकअप करने के लिए ऐसा महसूस हो। चूँकि हम लोग उस समय चुनावी माहौल ही था, तो चुनावी माहौल में हम लोगों की संख्या हो जाती है कम। जो हम लोग 6 की तादाद में होते हैं वो कभी 3-3, 4-4 की तादाद में हो जाते हैं। 6-7 में जो रहते हैं वो 3-4 में भी आ जाते हैं, क्योंकि हमको एक एक दिन में कई विजिट कराना पड़ता है। और उसमें जो है एक क्लाउड, एक भीड़ जो है ना, सर के माध्यम से, मतलब जो माननीय हमारी वीआईपी हैं उनकी तरफ जो है पढ़ा, जब जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए सब उस समय जयकारा लगाते हैं तो उसमें पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ ऐसा एहसास हुआ कि उनके चेहरे से, उनके तेवर से, जैसे जिसकी पार्टी का आदमी होता है तो खुशी होती है, लहरें होती हैं, वो होता है। उससे इसे पता चला कि इन लोगों का कुछ अलग है। तो हमारा जो मेन, जो हमारा कमांडर होता है, जो सीनियर, जो एसआई रैंक का जो भी होता है या इंस्पेक्टर रैंक का भी होता है, अलग अलग टीमों में, जब जिस टीम में जहाँ पर जाओ,
तो उसका एक संकेत हुआ कि मैम अब आपको यहाँ से निकलना है, कुछ बहुत मतलब जो है यहाँ से कुछ हमको असुरक्षित महसूस हो रहा है। तो हर आदमी कान में डाला और तुरंत उनको वहाँ पे, क्योंकि और जैसे हम लोग वहाँ से हटे नहीं तब तक मंच तक बहुत भगदड़ मच गई। अगर शायद हमको लगता है कि अगर 2-4 मिनट ही अगर उसको हम डिले किए तो जो विवेक काम किया बहुत बड़ा बेहतर किया, तो उसमें हम लोग मुसीबत में फंस जाते, बहुत बड़ी मुसीबत। क्योंकि जहाँ पर हज़ारों का क्लाउड है वहाँ पर हम लोग इतनी भीड़ में कोई बहुत ज़्यादा, हम ऑपरेशन में तो जा नहीं रहे हैं कि हम जंगल में जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा राउंड, बहुत ज़्यादा वो मुश्किल से 2 मैगजीन हम लोग अपना पास में रखते हैं। 2 मैगजीन का मतलब ज़्यादातर 60, एक मैगजीन में 30 राउंड आते हैं, 2 मैगजीन उसी में चिपका के रखते हैं ज़्यादातर। कभी गोली चलानी पड़ी आपको वीवीआईपी प्रोटेक्शन के नहीं, दौरान? वीवीआईपी प्रोटेक्शन में हवा फायर करनी पड़ी। कब हुआ ये हवा फायर उसी समय में हुआ। अच्छा। हाँ, हमारे एक कमांडर ने जब देखा कि ये भीड़ जो है नहीं कंट्रोल में आ रही है, तो मजबूरी में हवा फायर करना पड़ा। जो पब्लिक कंट्रोल हुई, तुरंत वीआईपी को गाड़ी में बैठाया और मूव कर दिया। मायावती के टाइम पर। हाँ, कई बार ऐसे उसको किया। और उसके बाद जो हमारा रास्ता चिन्हित होता है, वो रास्ते को भी हम अपने विवेक से हम लोग चेंज कर देते हैं, गाड़ियां भी चेंज कर देते हैं। क्योंकि हर चीज की रैकी होती है आज के जमाने में। किस गाड़ी से आज यहाँ बैठी है, निकली है, ये आउट हो जाता है, और इसी गाड़ी से वहां उतरेंगे, तो गाड़ियां भी हम लोग चेंज कर देते हैं बीच में। ये आउट कैसे होता है? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसा होता है कि जो पर्सनल सिक्योरिटी है वही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई? तो ऑब्वियसली हुआ ही है इंदिरा गांधी के टाइम पे, बट क्या आपके सामने या आपकी टीम में कभी कुछ ऐसा आपको लगा कि जो मेरे साथ में लोग खड़े हैं उनमें से शायद कोई मेरे साथ है नहीं असल में? खास तौर से देखिए, हम लोग तो इतना जुनूनी होते हैं, इतना देशभक्ति भरे होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई ये ऐसी कोई आउट होती है तो लोकल तरीके से आउट होती है या लोकल पुलिस के द्वारा आउट हो जाती है। जो भी, चाहे टेररिस्ट में जाए, चाहे आपके डकैतों बदमाशों में जाए, आउट उधर ही तरह से होती है। क्योंकि उन लोगों की सिचुएशन अलग होती है, उनको पब्लिक के बीच में रहना होता है, तो उनकी अलग होती है। तो आउट उधर से होती है। हम लोगों की तरफ से तो कोई ऐसा है ही नहीं है, क्योंकि इतना भर दिया जाता है, करो मरो देश के लिए, समाज के लिए। आपने कई वीवीआईपीज के साथ काम किया है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, मुलायम सिंह, अखिलेश सिंह, कल्याण सिंह, ये सब, इनमें से कौन सा ऐसा लीडर था जो आपको लगा कि इसकी प्रोटेक्शन कठिन है? जी जी जी, ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा। और ये हमारे को खतरे में डाल सकते हैं। तो कौन था वो? अपने यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। कि जैसे जब हम लोग आउटर कार्डन में रोकते हैं कि अब इसके आगे नहीं आना है, तो तोड़ के चले जाते हैं पब्लिक में। भाई लोकप्रियता के लिए चले जाते हैं कि जनता है, हम उसमें चले जाएंगे तो लोकप्रिय हो जाएंगे। तो वहाँ पर हमको जो ऐसा तोड़ते हैं, खास तो सबसे ज़्यादा हो, पब्लिक में घुस जाएं, निकल जाएं, तो उसमें अपने को हम लोग असुरक्षित समझते थे। हाँ, जब उनके साथ ड्यूटी का या कोई ऐसा बड़े भीड़ का, क्लाउड का अगर ऐसा माहौल आए, तो उस समय अपने आप को, हालांकि एक दिन पहले पहुंच करके मंच को अपने कब्जे में लेना, चेक करना, बम डिस्ट्रीब्यूटर स्क्वाड से चेक करना, ये सारी प्रक्रिया होती है। फिर लोकल पुलिस के हाथों में पूरा मंच एक दिन पहले से सारा सर्वे हो जाता है, बिल्कुल सील हो जाता है। यही बात हमने अखिलेश यादव के बारे में भी सुनी है इसी पॉडकास्ट पे एक बार। जी जी जी। तो जिसके साथ हम ज़्यादा ड्यूटी किए, जैसे मान लें हैं, तो जैसे तो वो भी जो है इस चीज़ को तोड़कर अपना कॉर्डन निकल जाते थे। तो वो उनका काम है, क्योंकि कुछ लोग हैं सुरक्षा प्रणाली को सही समझते हैं, कुछ ये समझते हैं कि हम ये अच्छा कर रहे हैं जिससे जनता में हम लोकप्रिय रहेंगे। तो उसमें सुरक्षा करने में थोड़ा सा टफ आता है, खतरा महसूस होता है कि मतलब कुछ हो सकता है ऐसे में जी। लेकिन फिर भी हमको जैसे भी है वैसे भी उसको करना है, क्योंकि वो हमारे राजनेता हैं। हाँ। हमें सुरक्षा देना है, वो जैसे भी कर रहे हैं भाई, कोई जरूरी तो है नहीं जबरदस्ती बात ही कर सकते हैं उनको। इसके बाद आपने वो पीरियड भी देखा उत्तर प्रदेश में जहाँ पे माफिया, अंडरवर्ल्ड, गुंडों और डकैतों का एकदम राज था। गुंडा राज कहते हैं उस पीरियड को। एक से एक बड़े नाम सुनने को मिलते हैं, श्री प्रकाश शुक्ला, आतिक अहमद, ये इस टाइप के लोग। क्या आपका किसी के साथ सामना हुआ है, किसी गैंगस्टर के साथ, किसी डकैत के साथ? खास तौर से जैसा एसटीएफ का गठन तो हुआ है तो श्री प्रकाश के लिए हुआ, जो आज उत्तर प्रदेश की एसटीएफ नंबर 1 संस्था बन के रहेगी, पूरे इंडिया में आजकल नाम कर रही है, हर प्रकार के ऑपरेशन कर रही है। जी हाँ। आज मात्र 500 की तादाद है, लेकिन आज करोड़ों लोगों पर भारी है हमारी एसटीएफ संस्था, जिस संस्था में 8-9 साल मैंने समय दिया है। और उसका गठन भी 1998 में हुआ एसटीएफ का, क्योंकि जब
श्री प्रकाश शुक्ला उस समय तूतू बोलती थी, जिनके बारे में श्री हरिशंकर राय उस समय, और जैसा भी आप नाम बता रहे थे अतीक अहमद। अतीक अहमद तो जो हमारी पहली पोस्टिंग इलाहाबाद में थी, वहीं पर काफ़ी रहता था। तब 1990-91 में उतना ज़्यादा चर्चित नहीं था, लेकिन फिर भी घटनाएं होती थी, सुनते रहते थे उनके बारे में। लेकिन श्री प्रकाश की तो हद हो गई कि जो है माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले लिया। आनंद फानंद में रातों रात एसटीएफ की गठन की गई। पूरे उत्तर प्रदेश से चिन्हित किए हुए तेज तर्राक 40-50-100 लोगों को तुरंत एकत्र किया करके एक एसटीएफ की गठन किया गया। मैंने सुना बहुत अच्छी प्लानिंग करके बैठा था, वो काम कर भी देता। बहुत अच्छी प्लानिंग करके किया था, लेकिन रातों रात हुआ और रातों रात एसटीएफ का गठन हुआ। पूरे प्रोटेक्शन सुरक्षा में ले लिया गया। फिर जो है एसटीएफ ने ही उनका खात्मा किया। लेकिन ऐसे हम बहुत है, जैसे हम महाराष्ट्र में गए, मुन्ना बजरंगी, दाऊद इनके गुर्गे सब थे। इस पर बहुत अंडरवर्ल्ड माफिया में गए, उस पर मैंने वर्क किया करीबन 1.5 सालों तक महाराष्ट्र में। वहाँ पर उस इनकाउंटर में भी मैं रहा हूँ। लेकिन ख़ास तौर से मैं, हमारा जो बांदा या चंबल का क्षेत्र है, चंबल, पहले चंबल की पिक्चरें बहुत आती थी, चंबल घाटी वाली, तो ख़ास तौर से मतलब डकैतों के कई अभियानों में हम लोगों को मिला। 2-3 ऑपरेशन बहुत बड़े हमने किया है, जिसमें से एक आपने बताया, जिसमें से एक हमारा है ददुआ कांड। हाँ, जिसके ऊपर 5 लाख से ऊपर इनाम था। 30 साल तक राज्य किया है ददुआ ने। हाँ, हजारों हत्याओं अपराधों का उसके ऊपर केस है, बहुत सारा फिरौती, मतलब हर प्रकार के केस लगे हुए। और आपने ये भी बताया कि ये लोकल सपोर्ट बहुत था इसको, इसी वजह से 30 साल। नहीं तो कोई बदमाश अगर इतने चरम पर होगा तो 5 साल 7 साल में धाराशायी हो जाता है। उसको लोकल सपोर्ट था, जिसकी वजह से इतने लंबे समय तक चला। एक तरफ अमीर लोगों को ये लूटता था और दूसरी तरफ नॉर्मल लोगों को शादियों में जाके पैसा भी दे देता था कि अपनी लड़की की शादी कर लो, 5 लाख रुपए दो। बड़ी बड़ी ठेकेदारों से लूटता था, अपहरण करता था, फिरौती लेता था। वहाँ पर चुनाव में लोग खड़े होते थे, उनमें किसको जिताना है, हराना है, इस पर उसका काम रहता था। बांदा में तेंदूपत्ता, जिससे बीड़ी सिगरेट बनता है, बीड़ी बनती है, तेंदूपत्ता का वहाँ बहुत बड़ा कारोबार होता है। उसको ठेका किसको दिलाना है, किसको ना, सब उसके हाथ में था पूरा। मतलब एकदम पूरा डॉन था, एकदम डॉन था एक प्रकार से। जो एक माफिया बता रहे हो, उससे भी 1000 गुना ज्यादा डॉन था। और बढ़िया कहीं न कहीं गांव के टच में, किनारे में रहता था। 30-40 लोगों की संख्या में रहता था। गांव का ही खाता था वहां से मंगा करके, और बढ़िया से। उसका कोई मुखबिर बनने के लिए नहीं तैयार होता था। एक बार एक मुखबिर बना तो उसको समझिए कि बीच चौराहे पर सर काट के टांग दिया गया। अब किसी के साथ अगर ऐसा हादसा उस एरिया में हो जाए तो कोई से पूछोगे कि भाई ददुआ को कोई मुखबिरी बनने के लिए कि उसको पकड़ना कोई जल्दी हाथ खड़ा करेगा। उसी सिचुएशन में कैसे मुखबिर बनाया गया, 3-3 साल कैसे 4-4 साल वर्क किया गया, कितने बार उस जंगलों में जाया गया, 15-15-20 दिन रुका गया, क्या क्या रैकी किया गया, तब जाकर के उस घटना को हम लोग 2007 में अंजाम दे पाए। उसके पीछे 3-4 साल वर्क किया गया। क्या उस एनकाउंटर वाले दिन की कुछ घटनाएं हम जान सकते हैं, कैसे एग्जैक्टली हुआ? ये 2007 की बात है जी हाँ। उस समय मैं एसटीएफ कप्तान के साथ, एमताबियस के साथ में था। उस दिन ड्यूटी हमारी उन्हीं की टीम में था। और ये कहाँ की बात है? जंगलों की बात है? नहीं, अभी तो मैं लखनऊ में ही था। अच्छा, लखनऊ की बात है। टीमें में हम लोग जाते थे, चले आते थे, जाते थे, चले आते थे। आप लखनऊ में हैं अपने कप्तान के साथ? हाँ, और फिर अलग हमारी टीम चल रही थी लगातार। तो वहाँ गए, 10 दिन वर्क किए, कुछ सूचनाएं मिली, और फिर पता चला कि अब आगे नहीं मिल रही। फिर पता चला, क्योंकि एक साथ हम लोग कई अभियान लेके चलते थे ना, कोई एक ही पे वर्क करते नहीं। सारा हम लोग ज़्यादातर जो शहर का जो भी होता था, इन सर्विलांस, खुफिया तंत्र से हम लोगों के पास तक पहुँच जाते, इंटेलिजेंस आती है, हाँ, पहुँच जाते थे, और उसी से जा कर के उस तक पहुँच जाते थे। लेकिन वो रहे जंगल के, तो वहाँ के हमको कहीं न कहीं किसी से मुखबिरी ही करना था, मुखबिरी हमें किसी से करना था। तो कहीं न कहीं जब मेरी पहली पोस्टिंग इलाहाबाद में थी,
तो वहाँ पर बांदा के बहुत सारे लोग हमारे साथ में थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ के थे, गुरु भाई वगैरह जो साथ में ट्रेनिंग के दौरान आए थे, तो बहुत सारे लोग बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो कहीं न कहीं से हम लोग सर्किट हम भी भिड़ा रहे थे अलग से अपना पर्सनल, क्योंकि कोई मुखबिर मिल नहीं रहा था। तो पता चला कि उनके गांव का, उनके पड़ोस का एक आदमी है, वो हो सकता है काम कर सकता है। एक ठेकेदार के माध्यम से मुझे पता चला कि वो काम कर सकता है, मुखबिरी उससे मिल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आदमी ददुआ के खिलाफ थोड़ा सा तेवर करके अलग से कोई बिजनेस करने के बारे में सोच सकता है, तो इसके अंदर कुछ न कुछ बात तो है। तो उस ठेकेदार के माध्यम से उस तक हम लोग पहुंचने की बात रखी गई, तो वो मिलने के भी राजी हो गया। तो हम लोगों को और प्लस मिला पॉइंट, कि इसका मतलब है कि है कुछ प्लस मिल रहा है, कुछ काम हो सकता है। फिर और करीब जाने का प्रयास किए, तो उससे मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद पता चला उसके चाचा की ददुआ के द्वारा हत्या की गई। और वो चाचा जो किसी बच्चे को जन्म से छोटे से लेकर के जब पाला हो, चाचा क्या वो पिता से बड़ा तुल्य है। भले जन्म नहीं दिया है, पिताजी उसके थे नहीं, जन्म नहीं दिया, जो चाचा ने, जिसको भी गार्जियन ने पाला हो, जब आंखों के सामने उसकी नृशंस हत्या कर दी जाए, तो दिल तो करा ही जाएगा, दिल तो करा ही जाएगा। उस व्यक्ति ने मुखबिरी देने के लिए हाँ बोला, और वो उसके गैंग का सदस्य था, मुनीम था, उसके सब हिसाब किताब करोड़ों का रखता था, अकाउंटेंट था सब। और साथ साथ वो भी था, दोनों काम रखते ना। जैसे हमारे फौज में होता है कि आदमी कोई भर्ती होता, भले डॉक्टरी लाइन में हो, लेकिन फिर भी उसको फौज की सारी एक्टिविटी, गोली चलाना, सारी चीजें उसको बताई जाती है। उसके थ्रू हम लोग पहुंचे, और करीबन 6 महीने 7 महीने तक रैकी हुई, गतिविधियां कहाँ कब क्या है कैसे है। जब अचूक क्लियर हो गया कि आज के डेट में फला जगह पर पार्टी इनकी चलेगी, जंगल में इस जगह पे 30-40 लोग मौजूद रहेंगे, सही सिचुएशन है। सिचुएशन बहुत बार आई, लेकिन पता चला कि 5 ही लोग मिलने वाले हैं। तो उस सिचुएशन को हम लोग खुद टाल देते हैं कि अगर कोई ऑपरेशन हो तो पूरा गैंग अगर खात्मा हो जाए तो हमारा ज़्यादा सरदर्द खत्म हो जाएगा, हमारा एसटीएफ का। नहीं, पता चला एक को हम अभी निपटाते हैं और पता चला 10 अभी और बचे रह जाते हैं, 20, तो हमारे लिए फिर सरदर्द है। तो ऐसा सिचुएशन, बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें हम लोग एकदम बदमाश के साथ चाय पीते हैं उसके मेज पे जा करके। अच्छा। हाँ, चाय बगल में पीते हैं एसटीएफ में, और चाय पी करके साथ में पी के चले आते हैं। उसको पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि सर्विलांस फोन जब हमारा बजता है, उधर उसका बजता है, पता चल जाता है यही। क्यों? क्योंकि हम जिसको पकड़ने गए थे कि 5 हैं, और पता चला हमको 1 मिल रहा है, किसी को वेट कर रहा है। अब उस जगह पे हम फिर खसक के चले आते हैं चाय पी के, बगल में वो, बगल में हम, उसको नहीं पता कि हम कौन है। भाई प्राइवेट में हम, प्राइवेट में हूँ, जीन्स टी शर्ट में हम भी, पीछे पिस्टल लगाए, अपना पिए चले आए अपनी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी से अपना 2 लोग गए। लेकिन अगर सिचुएशन हमने देखा कि इनके 5-6 लोग हैं, तो उसको अपना हमने शिकार बना लिया, पकड़ लिया अपना। वही जीन्स टी शर्ट में, हाँ, हर तरह से हम लोग, प्राइवेट, दाढ़ी सब बढ़ी हुई, बिल्कुल एकदम जंगल के भेष में। तो जब पक्का सिचुएशन मिला कि आज इनके पूरे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं वहाँ से, तब जा करके हमारी पूरी टीम, पूरी एसटीएफ की पूरी कवर्ड करके, और जा करके चाहे ग्रेनेड है, फायर है, सब उसके कवर करके पूरे उसका हम लोगों ने खात्मा किया 2007 में। कितने लोग मरे होंगे उसमें? उसमें लगभग जो है 7-8 लोग तो मौके पे मरे हैं, कुछ घायल हुए हैं, कुछ भाग गए हैं, छोटे मोटे जो हैं, लेकिन जो मेन है लगभग पूरा गैंग खात्मे हो गया। गैंग ही खत्म कर दिया। हाँ, मेन है पूरा, है ना। उस समय ददुआ नहा रहा था, लुंगी में उसकी डेड बॉडी मिली है वही हुई। हाँ, पूरा गैंग वहाँ पर चरमरा गया, क्योंकि मुखिया अगर 5-6-7 निकल गए तो छोटे तो गांव के वो होते हैं, वो सब अपना किनारे लगे, तो हाँ, वो तो हाँक सेकते हैं ना, जैसे आग जलती है दूर से लोग हाँक सेकते हैं, उसी तरीके से। आपके हाथों तिवारी जी, आपके खुद के हाथों कितने शिकार हुए हैं? हमारे हाथों तो शिकार तो करीबन बहुत हुए हैं, क्योंकि कम से कम 10-12 लोगों का तो किया हूँ, है ना। लेकिन ऊपर वाले को मानना है कि मानते थे, नहीं तो हो सकता बहुत हो जाए कि ज़्यादा ना करना पड़े। लेकिन ये मैं मानना है कि अगर कोई आदमी ऐसा क्रूर है तो मुझे उसका शिकार करने में कोई दर्द नहीं होता है। ऐसे अगर 1-2 नहीं, जैसे 10-15 जो मैंने किया है, अगर सैकड़ों को करना पड़े तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब वो हजारों को अनाथ कर सकता है
देश पे पूरी तरह से कहर बरसा सकता है, प्रदेश पर, समाज पर, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा अपराधी। आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। आपने कहा कि एक आईएसआई एजेंट पकड़ा आपने, लखनऊ में था और अपने घर से दूर रहता था। अच्छा, उसने अपने आसपास एक कवर बना रखा था। तो आपको कैसे पता चला कि ये आईएसआई का एजेंट है और कैसे उसको पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद क्या किया गया उसका? जी, उस समय में एटीएस में थे। जी हाँ। यूपी एटीएस, क्योंकि जब एसटीएफ पर डाटा वार्डन हो गया तो जनवरी 2008 में यूपी एटीएस का गठन हुआ और यूपी एटीएस का मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ। अच्छा। और वहाँ पर रहे तो लगभग जो है उस पर भी मैं लगभग 1.5 साल, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं हम लोगों को इंटेलिजेंस, जैसे इंटेलिजेंस ये सूचना देती है, ये ग्राउंड में वर्क नहीं करती है। और हम लोग जैसे एसटीएफ हैं, एटीएस हैं, सूचनाएं भी हम लोग एकत्र करते हैं और जो दूसरी सूचनाएं इंटेलिजेंस रहा जहाँ से भी आती हैं उस पर भी वर्क करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को इंटेलिजेंस से सूचना आई कि अफजल एक छात्र है, स्टूडेंट है, और जो यहाँ पर आलमबाग एरिया में रहता है, लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में ही, और इसके लिंकेज विदेश आईएसआई से हैं, जो वहाँ के लिए काम करता है, यहाँ से लोगों को ट्रेंड भी करता है, लोगों को विदेश भेजता भी है, ये पूरे इसमें लिप्त है पूरी तरीके से। और जब इस पर हमने फर्स्ट बार में जब छापा मारा तो फर्स्ट बार में जो छापा मारा तो मौके पर नहीं मिला और रेंट पर रहता था। और इनके घर वालों को, जो घर वालों पर हमने तहकीकात किया तो कुछ दिन के लिए आदमी सतर्क हो जाता ना, जब घर से लेकर वहां तक खंगाला गया तो सतर्क हो जाता है। तो उसके घर पे भी हम लोग गए तो घर वालों को पता ही नहीं था कि यहाँ लखनऊ में रहता है। अच्छा। उनको पता था कि अहमदाबाद कहीं जॉब करता है, हर मंथली पैसा भेजता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा आता था और उस पैसे को अपने घर भेजता था, अपनी आवश्यकताएं भी पूर्ति करता था, लोगों को तैयार करने में पैसा खर्च करता था, लोगों को भेजने में खर्चा करता था, उसी में पूरी तरीके से लिप्त था, उसकी पूरी तरीके से लिप्त था। फिर उस पर हम लोग सर्विलांस कई चीज़ों पे लगातार लगे रहे, तो ये लोग अपना फ़ोन बंद कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, कई तरीके कर देते हैं, लेकिन तमाम इनके दोस्तों में, सर्किलों में, अपराधियों में बहुत सारे नंबर कुछ भी अगर हमारे पास एक भी हैं, क्योंकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय कॉलों पर हम लोग सर्विलांस के माध्यम से लगे रहते हैं कि कहीं से भी कोई हमें सूचनाएं मिलें। रात रात हम लोगों को 2-2 बजे कोई फ़ोन बजता है, 10-10 कॉल रहती हैं, इस तरीके की बातें होती हैं, कहाँ क्या है, हर चीज़ को हम लोग ट्रैक करते हैं, सुनते रहते हैं। तो आपने बहुत सारे आतंकवादियों की कॉल्स सुनी है? बहुत बहुत बहुत, और कैसी कैसी बातें करते हैं, बहुत आपत्तिजनक बातें हैं, बहुत सारी बातें नहीं भी बताई जा सकती हैं। मतलब कोई अपनी लवर से बात कर रहा है, कोई कैसे बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, मतलब बता कैसी कैसी घिनौनी बातें हम लोगों को लगातार सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि किस बात में कौन सी चीज़ मिल जाए जिससे मुझे एक नए शिकार पर तलाश रही, जो नया शिकार मुझे मिल जाए। तो ये अफसल आईएसआई एजेंट, हाँ, तो इसको फिर हम लोग 1.5 साल के बाद इसको हजरतगंज चौराहे एरिया से फिर हमको इसको पकड़ते हैं, लखनऊ के ही, वो भी आन भीड़ वाले इलाका से। आन भीड़ वाले इलाका से, चूंकि हम एसटीएफ में, एटीएस में प्राइवेट की गाड़ियां होती, तवेरा थी, इधर स्कॉर्पियो थी, एटीएस में 2008 में नई आई 15-20, और उसी से अब उसको जो हम लोग वहाँ से सेल टावर से हर चीज़ से क्लियर किए, उसको उठाए, गाड़ी में डाले और लोकल पुलिस पीछे पड़ गई, देख ली। अच्छा। अब लोकल पुलिस पीछे पड़ गई, हुटर बजाए, हाँ हाँ आगे, हम लोग आगे बिल्कुल दबाए भगाए चले जाए, वो अपना दावे बिल्कुल एकदम कि कौन किसको पकड़े ले जाए, भाई क्या जाने उसको, उनको नहीं पता है, उनको क्या पता। और फिर हम लोग पहुँचे और फिर उसमें आगे आके रोक दिए, तो फिर साइड से हमने बताया कि डिस्टर्ब मत करो, भी बहुत हम जल्दी में हैं, एटीएस से हैं, यूपी एटीएस से हैं। तो तब जा करके वो साइड हुए। फिर हम लोग लाए, हम लोग अपने सेफ हाउस होते हैं सब विवेचना करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। पूछताछ कैसे करी जाती है? अरे इनको पूछताछ ये समझिए कि इतने स्ट्रांग होते हैं जो आतंकी होते हैं, कि आप इनको आंख इनका नीच चतरा, चाहे इनको जितना टॉर्चर करो, नाखून निकाल दो, कुछ बताते हैं ही नहीं। ब्रेन वॉश जब मेंटलिटी से, दिमाग से, इनको साइकोलॉजी से लाया जाता है, तब जाके इनकी कुछ बातें निकल के आ पाती हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं निकल के आती हैं सामने कि जब इनकी सुनो तो लगता है कि जो विदेश से आतंकी बहुत सारे पकड़े जाते हैं, जो पाकिस्तान से आते हैं, उसमें 5-5, 7-7 लोगों को हम लोग रात रात बैठ करके इनको कई 3-3 दिन जगाते हैं, पूछते हैं, टॉर्चर करते हैं इसके लिए, जगह जगह करके, तब जा करके इसमें ये बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो बहुत सारी तरह के वैसी भी निकल के आते हैं,
और बहुत सारे अपने को फिर ऐसा महसूस करते यहाँ आने के बाद मेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि मुझे गलत बताया गया। भाई विदेश में इनको कौम के नाम पर, समाज के नाम पर इस तरीके करके आक्रोशित किया जाता है कि आप जो है वहाँ पर अपने कौम के, जैसे पाकिस्तान में कि अपने कौम के महिलाओं के साथ अपने हिंदुस्तान में बहुत व्यभिचार होता है, गलत काम होता है, ये होता है, हमें इसके लिए हमें हाथ उठाना है, हमको इसके लिए आगे बढ़ना है। इस तरह से इनको इतना वो कर दिया जाता है, बिल्कुल रोष व्यक्त कर दिया जाता है कि अंधे हो जाते हैं। और यहाँ आने के बाद देखते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान में कुछ नहीं। लेकिन जब ला के आतंकी बना के यहाँ छोड़ दिया गया, पासपोर्ट आपका लेके, अब तो आतंकी है ना, अब तो आप काम करना मजबूरी है, नहीं करोगे तो वहाँ आपका परिवार है, उनको खर्चा पानी पैसा उनको भेजना, उनको टार्चर, तो मजबूरी हो जाता है। बाद में पछताते हैं कि यार ऐसा नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग बन जाते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं। लेकिन ये है कि बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ये भी दिल के बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेंटलिटी से ही इनको उगाला जा सकता है, टॉर्चर करके इतना मजबूत होते नहीं किया जा सकता। आपने मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज़ बताई। आपने बताया कि जैसे आप सिक्योरिटी का चेक करते हैं, आप सुरक्षा प्रणाली का एक जायज़ा लेते हैं, उस जायज़ा को लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि खुद तोड़ के देखो। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, राइट। तोड़ पा रहे हो कि नहीं। तो आपने एक बारी बंदूक, पिस्टल, रिवॉल्वर लेके आपने डाली और आप होटल की 5 स्टार होटल की सिक्योरिटी में लेके अंदर चल दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप आराम से निकल गए। जी बिल्कुल। तो एक्चुअली में सिक्योरिटी का क्या सिचुएशन है और इस चीज़ का 26/11 मुंबई अटैक्स का क्या वो है, कनेक्शन क्या है? बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि जनरल देखा जाता है कि बहुत अच्छे अच्छे जो 5 स्टार होटल होते हैं, जी हाँ, ऑनर उसकी तरफ से कोई कमी नहीं होती है। वो सारी स्कैन मशीनें सारी एक्यूरेट बहुत बढ़िया होती हैं, सब कुछ ओके होती हैं। लेकिन जो भी गलतियां होती हैं, जो छोटी मोटी सिक्योरिटी जो होते हैं उनके माध्यम से हो जाती हैं, वो लोग नज़रअंदाज के। भीड़ इतनी आती खास तौर से ये अपडेट का मतलब ये मानिए 15 अगस्त और 26 जनवरी की ही बात है, सन वो हम एकदम आउट नहीं करेंगे मतलब, लेकिन ये है कि 2008 से 2012 की बात है। ठीक। अपना माना जाना है, हाँ। जैसे आप मुंबई बता रहे हैं, वो भी अपना एक होटल अपने माना जाता था इसको सिक्योरिटी, क्योंकि उस दिन हम लोग जो है खास तौर से उस दिन भी बहुत हाई अलर्ट होता है। उस दिन भी बहुत हाई अलर्ट होता है जिस दिन जो है 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, कि ट्रेन में घटनाएं हो सकती हैं, बस अड्डे पे हो सकती है, मालों में हो सकती हैं, बड़े बड़े होटलों में हो सकती हैं, और ये होती हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा पर सजग होती है। जो भी हमारी टीमें लगी होती हैं STF ATS की, तो अलग अलग इकाई हैं, जैसे आपके नोएडा में भी है, गाजियाबाद में भी है, आपके इधर निकाय बनारस में है, ऐसे आगरा में बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं जहाँ पर इकाइयाँ अपना अपना क्षेत्र हर आदमी चेकअप करता है। तो मैं जो है मैं पहुंचा, ये हमारा 15 अगस्त की बात है, और पहुंचा, काफ़ी भीड़, ऐसे दिन सब एंजॉय करने, सब फैमिली सहित सब पूरा पैक रहता है, पूरा होटल सारा पूरा एकदम, खास तौर से वो भी लखनऊ का। और पहुंचे तो मतलब प्राइवेट गाड़ी में, जिसमें से 3 AK-47 हम लोगों के पास थी, और 2-3 पिस्टल थी। तो AK-47 तो गाड़ियों के साइड सीट के बगल में डाल दिया गया, अपने जैसे साइड में बैठते हैं उसके साइड में जो जगह होती है इसमें से खड़ा कर दिया गया, हाँ। और एक उस साइड से खड़ा कर दिया, जो ड्राइव कर रहा है उधर से दोनों ऐसे खड़ा कर दिया गया। और उसके बाद 2 लोग पिस्टल थे, अंदर आए तो उनकी जो चेकिंग प्रारंभिक होती है, डिक्की चेक करना, वो चेक करना, बाकी वो पहली चेकिंग तगड़ी नहीं होती है अंदर तो उतार करके। आप होटल की सिक्योरिटी के अंदर गए, जो मेन एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस पहले वहां से आपके पास 3 AK-47, हाँ, और छोटे 2 वेपन पिस्टल, और आप आराम से ले गए अंदर, हाँ, लॉबी पे हैं? हाँ, लॉबी तक पहुंच गए। फिर हाँ, लॉबी तक पहुंच गए तो हालांकि वहाँ की चेकिंग कम होती, गाड़ी के नीचे की डिक्की है वो उतार के नहीं चेकिंग होती है। 3 चीजें देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोनेट खोलते हैं, डिक्की खोलते हैं, नीचे एक शीशा डालते हैं, बस इससे कोई तो मतलब कोई भी AK-47 टाइप का कुछ भी गाड़ी के अंदर की चेकिंग नहीं होती है उसमें ज़्यादातर, क्योंकि वो कस्टमर सोचते हैं कहीं हमारे नाराज ना हो जाए, जो भी है। फिर मैं पोटको में पहुँच गया और गाइड साइड में गाड़ी पार्किंग कर दिया, बाकी लोग गाड़ी में बैठे थे, और एक अपने साथ के एक बंदे को भेजा गया कि भाई 3rd फ्लोर पर पहुंचो। तो बहुत उस समय भीड़ बहुत हिल रही है, तमाम लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे जैसे लाइन टाइप की हो जाती है ना, क्योंकि उस समय बहुत माहौल वैसा है, कोई इवेंट भी हो सकता है चल रहा हो। तो उसको चूंकि ये तो मालूम है कि अगर मेन रास्ते से अगर जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो तो संकेत कर ही देगा मशीन, वेपन लेके जा रहे हो। तो पहले 2-3-4 मिनट तक सिचुएशन देखा गया
रैगी किया गया गाड़ी में बैठ करके, हैं, या कि क्या है पोजीशन, लोग कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं किधर से आ रहे हैं, इनका कौन सा व्यक्ति है जो ज़्यादा तेजी से चेकिंग कर रहा है, कौन है थोड़ा सा ढीला है। सारी चीज़ें रैगी करने के बाद पता चला कि फिर कि जिस समय भीड़ का माहौल थोड़ा सा था देखा गया, उसी भीड़ के माहौल में मेटल डिटेक्टर के बाहर से भी एक आदमी, 2 लोग हमारे गए, एक जो है मतलब वेपन के साथ और एक बगैर वेपन के साथ, है ना। तो एक वेपन के साथ गए, एक बगैर वेपन के साथ, दोनों लोग एंट्री कर गए और दोनों साइड से कर गए। इन लोगों ने उसको चेक करके ध्यान नहीं दे पाया भीड़ में, कि भाई जैसे कहा नहीं जाता है कि सिक्योरिटी लगी रहती है कि भाई इसमें नहीं इसके बीच से जाओ। अभी माल में जाओ तो जब जाओ मेटल डिटेक्टर लगा रहता है तो कभी कभी कहते नहीं इसके अंदर से निकलो। एयरपोर्ट में जाओ तो बताते नहीं इसके अंदर से निकलो चेकिंग करो। ऐसा कोई संकेत नहीं, साइड से मेटल डिटेक्टर के साइड निकल गया और कुछ हुआ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये होटलों की 5 स्टार होटलों की सिक्योरिटी हम लोगों को लगता है कि बहुत सिक्योर है, और उस पर 3rd फ्लोर पे पहुंच गए, बताओ। और अब हम लोग जो है एंट्री किए, हम लोग एंट्री किए, हम एडिशनल एसपी थे हमारे, निक यादव जी थे, तो एंट्री किए और एंट्री करने के बाद वहाँ पहुँचे मैनेजर के पास कि भाई आपके होटल में तो सिक्योरिटी से हम संतुष्ट नहीं हैं, अगर इस तरह से संतुष्ट करो सिक्योरिटी करोगे तो हमारे इतने वीवीआईपी लोग आते हैं इस होटल में रहते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, तो दिक्कत होगी। तो असल में 5 स्टार होटलों की सिक्योरिटी आप कह रहे हैं कि राम भरोसे ही है, तो मतलब उससे हमको लगा कि यार ये नहीं, हम बताएं कि इसके ऑनर की कोई नहीं, पूरा पैसा देता है, खर्चा देता है, मशीनें देता है, सब देता है, लेकिन कहीं न कहीं जो वर्कर काम करने वाले हैं वो अपने काम को सही तरीके से अंजाम, या इसके ऊपर जो सुपरविजन हो करने वाला वो अपनी गाइडलाइंस नहीं देता, या तो उनकी ड्यूटी लंबे समय के लिए लगा देते हैं कि कम पैसे में निपट जाए, उनको 4-4 5-5 घंटे के अंतराल में लगाएं जिससे वो 4 घंटे खड़े होके अच्छे से चुस्त दुरुस्त रहें। कुछ चीज़ें ये चूक करते हैं, अगर ये चीज़ें सुधार करें। और बताया गया कि हमारा 3 मंजिल पे तो एक बंदा खड़ा हुआ है 3 मंजिल पर पिस्टल के साथ, और आपके पार्किंग में 3 AK-47 वहां पर खड़ी हुई है। तो वो तो मान लो कोई बात नहीं है कि वो तो आए, लेकिन होटल के अंदर है, अंदर आ गए हैं एकदम अंदर, ऊपर आपके कहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तो हम कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है तो आइए, तो ऐसा नहीं, तो हम कहा ठीक है आपके ऑफिस से बुलाते हैं। आए, ऊपर से उतर करके आया, कहा लो, निकाल के पिस्टल मेज पे रख दिया, कहा बोलो। मालिक क्या उसका जीएम हाथ पैर लगाने लगा कि सर मेरी नौकरी चली जाए, होटल का ब्रांड बिल्कुल खत्म हो जाएगा हैं। तो हमने कहा अब वार्निंग दे करके उसको किया गया कि भाई देखिए, लेकिन आज के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये होटल का एक नाम है, एक ब्रांड है, और इसमें बहुत उम्मीद करके बहुत अच्छे अच्छे वीवीआईपी आके रुकते हैं कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, और पता चला कि जो है हम यहाँ भी सुरक्षित नहीं। जनरली मैं देखा गया कि अगर या तो सुरक्षा टाइट किया, नहीं जनरली अगर कोई रैकी 3-4 बार कर लेता है 3-4 दिन, तो होटल हो चाहे माल हो वो घटना का अंजाम दे ही देता है। तो हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे जो भी सुरक्षा लाइन में है कि उनकी शिफ्टें चाहे कम समय के लिए की जाएं, चाहे उनका वेतन आपको बढ़ाना पड़े, 4 के बजाय आपका चाहे 3 का स्टाफ हो, एक स्टाफ कम कर दो, उनके घंटे कम किए जाएं कि 4 घंटे 3 घंटे वो दुरुस्त खड़े हो सकें, दुरुस्त नज़र रख सकें, तभी जो है हम अच्छे से उसको सुरक्षित रख पाएंगे। तिवारी जी, आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप आज की डेट में मेट्रो की सुरक्षा प्रणाली से संतुष्ट हैं? मेट्रो अब लास्ट जो है जब हम BRS लिया हूँ, और लास्ट में कुछ दिन मुझे मेट्रो में भी रहने का मौका मिला जी, जब मैं हैंडओवर करके। बट मैं जानना चाहता हूँ तिवारी जी, आप खुद ट्रैवल करते होंगे ऑब्वियसली, अब इतनी अपनी अनुभव हो गया है कि माइंडसेट तो वैसा ही हो गया आपका, आप जहाँ पे आप जाते होंगे आपको दिख जाता होगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी लैब से भाई दिख रहा है। आज की डेट में अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, क्या करते हैं कभी? बिल्कुल करते हैं। संतुष्ट रहते हैं आप उसकी सुरक्षा प्रणाली से? आपको सुरक्षित फील होता है वहाँ, या आपको लगता है कि भाई कमज़ोर है, अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ देगा कोई? ऊपर से जैसे पब्लिक है तो उसको लगता है क्योंकि हम ऐसी सुरक्षा प्रणाली में रह चुके हैं। जी हाँ। तो जितनी सुरक्षा जैसी होनी चाहिए मेट्रो में, हम उतना सुरक्षा नहीं महसूस कर रहे हैं कि उतना सुरक्षा कायम की जा रही है। ठीक है, जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है। या तो उसके काउंटर ज़्यादा बनाए जाएं, कर्मचारी ज़्यादा रखे जाएं।
आपको क्या लगता है अगर मेट्रो की सुरक्षा प्रणाली को किसी को बाईपास करना हो, तोड़ना हो, तो कैसे करेगा? मेट्रो के बाईपास बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि हमने जैसे भी बताया कि ताज में हमारा एक बैक जो हमारा होता है, जो पीठ का हिस्सा होता है, हाँ, अगर टी शर्ट के अंदर हम अपनी पिस्टल को बैक में लगा लेते हैं तो पीछे से बराबर दिखता है आपको, उठा हुआ बिल्कुल नहीं दिखे शर्ट के ऊपर। जो पीठ का हिस्सा बट होता है मेटल हमारा, डिटेक्टर है और बैक का स्कैन तो होता ही है। नए अपने पीठ के जो पीछे जैसे बैक जो हमारी जगह होती है, जी हाँ। उस पर अगर हम पिस्टल लगा लेते हैं तो पीछे से कोई देखने में उठा महसूस नहीं होगा टी शर्ट के हाँ। ऊपर। और जो इनकी चेकिंग होती है वो ज़्यादातर ये होती है, ये करके हल्का सा ये, सही बात है, ऐसे हाँ। साइड से हाथ हाँ, फेरते हैं, ये हल्का सा ये करते हैं। हम्म। और काफ़ी तक मेटल डिटेक्टर करीबन 10-15-20% काम भी नहीं करते हैं। और जब भीड़ आ जाती है तो लोग साइड से, हम स्टेशनों पर उस पर हम देखते हैं लोग साइड से भी इक्का दुक्का कट मार के निकल जाते हैं। निकलते हैं। उसके पीछे रीजन है कि भीड़ इतनी आ जाती है, पब्लिक इतनी आ जाती है, और काम करने वाले 3 लोग हैं, और सब प्राइवेट गार्ड रहते हैं, और प्राइवेट गार्ड रहते हैं जब वो चेकिंग करने वाले, वो घबरा जाते हैं, और जिसकी वजह से वो भी सोचते हैं कि निपट जाए जल्दी से, भीड़ चली जाए, और इसलिए बड़े आसानी से लोग निकल जा सकते हैं। लेकिन अगर रैकी कर लिया, किसी व्यक्ति ने, रैकी का मतलब है कि पहले से, जिस चाहे संसद भवन में हमला हुआ हो, कोई भी घटना होती है, उस घटने के लिए पहले कम से कम, जो भी आतंकी घटना होती है, कम से कम 3 से 4 बार वो लोग लगातार 1-1 महीना रैकी करते हैं, गतिविधियां जानते हैं वहां पर बैठ करके उसके नजदीक से। यही हम लोग भी, किसी को पकड़ना होता है तो हम लोग भी उस पर रैकी ही करते हैं, कहाँ उठ रहा है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, वहाँ कब जाता है, वहाँ कब आता है, इसका माइनस पॉइंट का है, इसका प्लस पॉइंट का है, इसे हर चीज़ के बारे में हम भी रैकी करते हैं, तब हम उसको पहुँचते हैं। इसी तरह कोई घटना भी करना चाहता है तो वो भी उसको क्या करता है, पहले रैकी करता है, उसके बारे में कई बार वॉच करता है कि इसका माइनस पॉइंट क्या है। जी, ये सवाल पूछने का ऑब्वियसली रीज़न यही है कि जहाँ पर भी सुरक्षा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और जहाँ पर बहुत पब्लिक है वहाँ पर बढ़ाई जाए, और सिक्योरिटी लैब्स अगर हैं तो आप जैसे एक्सपर्ट्स की तरफ वो क्वेश्चन केंद्रित करके वो बताया जाए और उसको ठीक करा जाए। मेरा सेम सवाल, क्या आप आज की डेट में एयरपोर्ट्स की सुरक्षा प्रणाली से संतुष्ट रहें? आप डोमेस्टिक ट्रैवल करें कहीं, सपोज लखनऊ एयरपोर्ट पे आप गए, आप कहाँ से बॉम्बे गए, दिल्ली आए, कुछ भी किया, आपको लगता है वो ठीक है सुरक्षा? नहीं, एयरपोर्ट तो अभी कुछ हद तक कोई ऐसे, क्योंकि हम भी करीबन 50 ट्रेवल मैं भी कर चुका हूँ एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रणाली फिलहाल जो CISF के अंडर में है, क्योंकि वो भीड़ का उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, और चाहे आपकी फ्लाइट छूट रही हो, चाहे जो छूट रही हो, वो अपना प्रॉपर लगभग काम पूरा करते हैं लगभग। ठीक, एयरपोर्ट ठीक। अगर ऐसा ही, लेकिन चूंकि यहाँ पर दबाव हो जाता है मेट्रो में, तो भाई जल्दी भीड़ हो गई करो, नहीं तो बड़ी पब्लिक हो गई, मारामारी हो जाएगी, ये है। लेकिन वहाँ पर कोई दबाव नहीं होता है, इसलिए थोड़ा ट्रैवल की भीड़ भी कम होती है, तो CISF थोड़ा सख्त भी रहती है। आखिरी सवाल तिवारी जी। जी सर। मेरे इस पॉडकास्ट में एक उद्देश्य था कि वो सब चीज़ें बताई जाएं जो स्कूल और कॉलेज नहीं बता सकते। आपके एक्सपीरियंस में तो खैर ऐसी सारी ही चीज़ें हैं जो स्कूल और कॉलेज नहीं बता सकते। आप क्या बताना चाहेंगे युवा लोगों को और स्टूडेंट्स को और दर्शकों को, जो आपने अपनी लाइफ से सीखा है, जो आप अपने शायद बेटे को बताना चाहें, जो उसको भी किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं सुनने को मिलेगा? सभी दर्शकों को टोटल निचोड़ है कि जो मैंने 30 साल का एक्सपीरियंस लिया है, इस फोर्स जैसे कई संस्थाओं में मैंने वर्क किया है, किसी भी सेक्टर में, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी हो, अगर अपने काम को लक्ष्य बना करके फोकस के साथ किया जाए तो 100% सफलता मिलती है। लेकिन जैसा हम लोग अपने फोर्स में अनुशासन होते हैं, अपने ऊपर लोगों का क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 1 सेकंड लेट नहीं कर सकते। अगर मेरी परेड है 6 बजे तो 6 बजे है, 6:05 नहीं होगी। लेकिन जनरली लाइफ में हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सक्यूज लगा लेते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, कौन जाना, 6 से 7 हो जाएगा यार, 8 हो जाएगा। चाहे अपना पढ़ाई का शेड्यूल हो, अपने वर्क का शेड्यूल है, अपने काम की पंचुअलिटी, प्योरिटी, इस चीज़ को हम लोग तय नहीं कर पाते। उनमें क्या है, हम लोग इधर उधर डोल मटोल कर देते हैं। अगर
इसको एकदम जैसे फोर्स जैसा अनुशासन, डू एंड डाई, जैसे हमारे सामने कई घटनाएं हमने बताया कि हमारे सामने करो मरो की लड़ाई। तो युवा के लिए कोई भी संस्था में जाना हो, कुछ भी करना हो, अगर ठान लिया जाए, फोकस कर दिया जाए, अपने ऊपर अनुशासन ला लिया जाए, तो कोई भी सफलता असंभव नहीं है। हर सफलता को 100% वो व्यक्ति ले सकता है। लेकिन बताओ कितने लोगों को, लेकिन अप्लाई सारे लोग नहीं कर, जो करते वो 100% अपने लक्ष्य में कामयाब होते ही हैं, होते नहीं होते ही हैं। जिस क्लैरिटी से आपने बताया, मुझे लगता है जो सुनेगा एटलीस्ट कुछ प्रभाव तो उस पर पड़ेगा ही। और आपकी बहुत बातों पे बहुत प्रभाव, ये जो अनुशासन की आपने बात की, आपके बातों से प्रतीत भी होती है। सुनने वाले को पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति में खुद है, जब तभी जाके वो इतने सारी चीज़ों को अंजाम दे पाया। और एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है आप। जी सर। मुझे लगता है कोई भी अगर देश के लिए अपनी जान को खतरे में डाल के दिन रात अपना काम कर रहा है, तो दैट पर्सन इज़ नॉट अ इंस्पिरेशन, फिर वो हीरो की कैटेगरी में आता है। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आप आए, आपने ये सब बातें इतने खुल के मुझे बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू रवि जी, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ भी आकर के अपनी बात लोगों के बीच में आपके माध्यम से शेयर करने का मौका मिला, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।